सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट सी। पिछली वीडियो में मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 2 है उसका पार्ट बी पीछे वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो देखनी है या आपको कंप्लीट मॉडल पेपर के क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप कंप्लीट वीडियो है वो उनकी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट सी है मॉडल पेपर नंबर 2 का, जिसमें हमें 17 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 17। उसमें हमें दिया गया है कि यहाँ पर 1 से 100 के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए गए, एक अथवा में भी इसके क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है यानी सरल करना है कि 1 से जो 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे कि 6 का जो पहाड़ा होता है वो लिख देंगे। 6 के पहाड़े में देखिए वे संख्याएं आती है जिनमें 6 का भाग जाता है। तो सबसे पहले देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में अगर 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें देखनी है तो पहली संख्या कौन सी आएगी? 6 आएगी, जिसमें 6 का ही भाग जाता है। उसके बाद में 12 में 6 का भाग जाएगा, उसके बाद में 18 में 6 का भाग जाएगा। तो ये क्या हुआ? 6 का पहाड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 तक लिख दिए या 24 तक लिख देंगे, 2-4 संख्या आगे लिख देंगे और उसके बाद में लास्ट वाली यानी 100 तक की संख्या देखनी है हमें। 100 जो संख्या है या तो उसमें भाग जाए या उससे पहले कोई संख्या है जिसमें 6 का भाग जाता है तो वो लिख देंगे। तो लास्ट जो संख्या होगी वो 96 होगी जिसमें 6 का भाग जाता है। तो उसके बाद में कोई संख्या नहीं है, 96 के बाद में ऐसी कोई संख्या नहीं है 100 तक कि जिसमें 6 का भाग जाए या 6 से विभाजित होती है। तो हमने वो संख्या लिखी है सभी 6, 12, 18 और लास्ट होगी 96। तो देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन गई है जिसके अंदर a का मान हो गया 6 और इनके जो अंतर है इनके बीच में सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो सभी में 6 का अंतर है। 6 + 6 12, 12 + 6 18। तो d का मान क्या हुआ? d का मान भी 6 हो जाएगा और a का मान भी 6 हो गया। लास्ट संख्या समांतर श्रेणी की अगर लास्ट संख्या हमें पता है तो वो होती है an का मान, जिसको हम l से भी लिखते हैं। तो ये लिख दिया हमने an का मान। हमें ज्ञात करना है कि 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनमें 6 का भाग जाता है। तो हमें वो अभी तक पता नहीं है तो हमने क्या किया, 3 संख्या आगे लिख लिया, लास्ट वाली भी पता है। इनके बीच में टोटल संख्याएं कितनी है वो हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, a का मान है, d का मान और an का मान है, इससे हम क्या करेंगे वो संख्याएं निकालेंगे यानी कितनी संख्याएं हैं वो निकालेंगे। तो यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। an का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें ज्ञात करना है संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। अब SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अगर हमें समांतर श्रेणी की लास्ट वाली संख्या पता है तब तो हम L वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर लास्ट संख्या यानी कि AN जो होती है, AN का मान अगर वो पता है तो L वाला फॉर्मूला। अगर AN का मान नहीं पता तो हम जो SN का जो दूसरा फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लास्ट संख्या पता है यानी कि 96 96 है, इसलिए हमने SN का ये फॉर्मूला काम में लिया है। अब देखिए इस फॉर्मूले में n का मान, a का मान और l का मान 3 मान हमें रखने पड़ेंगे तब हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान तो हमारे पास में है नहीं, a का मान है 6 है और l का मान जिसको हम n कहते हैं तो l क्या हुआ? लास्ट संख्या समांतर श्रेणी की, तो वो हो गई 96। तो n का मान कहां से लेके आएंगे? n का मान यहां से इस फॉर्मूले से an वाले से ज्ञात करेंगे। n का जो फॉर्मूला है इसमें देखिए n की जगह 96 96 हो गया, a का मान रख दिया, d का मान रख दिया और n का मान हम सरल करके n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान कितना आया? 16 आया। n का मान भी आ गया, a का, d का और an सभी मान है हमारे पास में। इसमें हमें n का मान और a का मान, l का मान, n का मान कितना आया? 16 वो रख दिया और n/2 का मतलब 16/2 हो गए। a का मान 6 रख दिया समांतर श्रेणी पहली संख्या और l का मान यानी an का मान 96 से 96 वो रख दिया। अब इसको जैसे ही हम सरल करते हैं तो a 16 यानी कि इसमें टोटल 16 पद है। ये कहने का मतलब योग का 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 16 संख्या है। उनका योग कितना होगा? 816 होगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में यह ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में हमारे पास में कौन सा मान है या कौन सा मान नहीं है। तो जो मान है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं और जो जिसकी जरूरत है जो नहीं है उसको हमने यहाँ से सरल ज्ञात कर लिया यानी n का मान हमने ज्ञात कर लिया, वो इस फॉर्मूले में रख के और हमने 16 पदों का योग ज्ञात कर लिया यानी कि वे संख्याएं जिनमें 6 का भाग जाता है 1 से 100 तक के बीच की, तो उनका हमने योग ज्ञात कर लिया। योग आ गया इसका 816। इसके बाद में देखिए इसमें जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है,
अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है अथवा में वो दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, जिसका 5वां पद और 9वां पद हमें दिया गया है। तो समांतर श्रेणी का 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए SN का फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब SN का कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, तो हम L वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी की लास्ट संख्या के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d। यहां पर हमें n का मान, अब n का मान है हमारे पास में, क्योंकि समांतर श्रेणी में 15 पद है, इसका मतलब n का मान तो 15 हो गया। तो n का मान हमारे पास में 15 दिया गया है। चलिए उसके बाद में a का मान और d का मान, ये दो मान और चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का 5वां पद 26 और 9वां पद इसका 42 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो समीकरण बनाएंगे और a और d का मान निकालेंगे, n का मान है इस फॉर्मूले में रखेंगे और 15 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। a5 को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 4d बराबर में 26, और a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 8d बराबर में 42। तो ये हो गया a प्लस 8d बराबर 42 हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 26 और 42 को मैंने वैसा वैसा लिखा है। a5 को a प्लस 4d से लिख सकते हैं, a9 को a प्लस 8d से लिख सकते हैं। तो ये हो गई दो समीकरण। दोनों समीकरण को आप चाहे वैसे सरल कर सकते हैं, a और d का मान निकालना। जैसे हम दो समीकरण को सरल करके या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हमें a का मान और d का मान निकालना है। तो चलिए मैं विलोपन विधि से इनको सरल कर देता हूँ। विलोपन विधि से हम जैसे सरल करते हैं, ये माइनस में हो गया, ये कट गया और ये माइनस हो गया। तो माइनस में 4d बराबर ये माइनस हो गया। अब 26 माइनस 42 करेंगे तो आ जाएगा 16, और 4 का इसमें माइनस में आएगा, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा। तो d का मान क्या आएगा, 16/4। ये आ गया d बराबर हमारे पास में आ जाएगा 4। तो d का मान आ गया। d का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास में a का मान आ जाएगा। चलिए इसको सरल कर देता हूं मैं आगे। तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं d का मान। तो a प्लस 4d है, तो a प्लस 4 इंटू d का मान भी 4 रखेंगे, बराबर में 26 है। तो ये आ गया a बराबर 4 इंटू 4 16 हुए। 26 माइनस 16 करेंगे तो 10 आ जाएंगे। तो a का मान कितना होगा, 10 हुआ। d का और a का मान हमने ज्ञात कर लिया। इस फॉर्मूले में रख के हम 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में a का जो मान है वो 10 है और d का जो मान है वो 4 है। और सभी मान हमारे पास में आ गए हैं, फॉर्मूले में रखेंगे। तो s 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान रख देते हैं 10 और प्लस में n का मान हो गया 15 माइनस 1 और d का मान है 4। अब इसको आप आगे सरल कर लो। सरल करने के बाद में 15 पदों का योग है वो आ जाएगा। तो मैंने आपको इसका प्रोसेस है वो मैंने बता दिया किस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है उसमें दिया गया है कि बिंदुओं 4 1 -1 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो एक रेखाखंड हमें दिया गया है a और b, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब किसी भी लाइन को अगर 3 भागों में बांटना हो तो उसके लिए बीच में 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। इस लाइन को अगर 3 भागों में बांटना है 1 2 3, तो इसके बीच में कितने बिंदु होंगे, 2 बिंदु होंगे, तभी इसमें 3 खंड बनेंगे यानी 3 भाग बनेंगे। तो हमने 2 बिंदु लिए p और q, इन दोनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए निर्देशांक जब ज्ञात करने हो तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। एक फॉर्मूले को याद करो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखिए m1 m2 m1 m2 ये तो सेम ही है। इसमें जहां पर x2 लिखते हो तो y वाले में y2 आ जाएगा, x1 की जगह y1 आ जाएगा। बस इतना ही इसमें फर्क है। एक फॉर्मूले को याद रखो, दूसरा आ जाएगा। x बराबर लिखते हो तब तो x2 x1 आएगा, और y बराबर लिखोगे तो y2 y1 आ जाएगा। तो इतना ही दोनों में फर्क है। तो एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। लेकिन हमें जब किसी भी निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, देखिए किसी भी बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, x और y का मान होता है। तो हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए x वाला भी चाहिए और y वाला भी चाहिए, दोनों फॉर्मूले चाहिए। एक दूसरा फॉर्मूला है जो दूरी का फॉर्मूला है, जिसमें हम 2 बिंदु के बीच की दूरी है वो ज्ञात करते हैं। तो वो हमारे कब काम आता है, जब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। और निर्देशांक ज्ञात करने हो तब ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा जो अनुपात वाला है। अब इसमें क्या m1 m2 क्या है, अनुपात है। तो अगर हमें p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो p का अनुपात कितना है, p जो बिंदु है वो AP रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। कैसे हुआ ये, इधर 1 भाग है, देखिए p जो बिंदु है उससे इधर वाला 1 भाग है तो 1 लिख दिया, और इधर वाले 2 भाग है तो अनुपात में 2 लिख दिया। इसी तरह से जो q है उसमें भी q से इधर कितने भाग रह गए, 2 भाग, तो हो गया 2
और अनुपात इधर 1 भाग है तो 1, तो Q बिंदु है वो एक भी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है और जो P बिंदु है वो 1:2 में विभाजित करता है। तो अब देखिए कि अगर हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये m1 होगा, ये m2 होगा, और जब Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब ये जो m1 है उसका मान 2 होगा और m2 का मान 1 होगा। तो इस तरह से हम इनको सरल करेंगे। उसके अलावा x1 y1 का मान ये है और x2 y2 का मान ये है, चाहे आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें और चाहे आप बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो x y अगर P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो x का जगह ये फॉर्मूला आएगा और y की जगह ये फॉर्मूला आएगा। इसी तरह से जो Q बिंदु है उसके निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। चलिए अब देखिए हमें करना क्या है, जो मान मैंने सभी आपको बता दिए इस फॉर्मूले में रखो, x y का जो मान आएगा वो यहाँ पर x की जगह y की जगह रख देंगे तो वो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, क्योंकि हम P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। चलिए मान लिख देते हैं x बराबर m1 का मान कितना है। देखिए P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो m1 का मान होगा 1, तो ये होगा 1 और गुणा में x2 का मान कितना है माइनस में 2, ये लिख दिया, प्लस m2 का मान कितना है 2 है वो लिख देंगे और गुणा में x1 का मान कितना है 4 वो लिख देंगे, और इसके बट्टे में m1 प्लस m2 यानी दोनों अनुपात का योग 1 प्लस 2 ये आ जाएगा। y बराबर यहाँ पर m1 का मान क्या होगा 1 और m2 का 2, अनुपात तो यही रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 गुणा में y2 का मान कितना है माइनस में 3 प्लस m2 का मान है 2 और गुणा में y1 का मान यहाँ से देख के लिख देंगे माइनस में 1 बट्टे 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 कितना आएगा 1 प्लस 2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो x और y फॉर्मूले दोनों में अनुपात यही रहेगा। अब इसको हम सरल कर देंगे तो x का जो मान आएगा और जो y का मान आएगा वो बिंदु P और Q के x और y के निर्देशांक होंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए x y की जगह लिख देंगे। अब देखिए ये हो गया x बराबर -2 को 1 से गुणा किया, ये आ गया -2 और प्लस में 2 गुणा 4 कितने होते हैं 8 और बट्टे में 3, इसको सरल करेंगे तो y बराबर आएगा माइनस में 3 और माइनस में 2 बटे 3। देखिए 8 प्लस में 2 माइनस में तो कितना हुआ 6 बटे 3 x बराबर, तो कितना आया 2 आया, और यहाँ पर y बराबर क्या आएगा -2 और -3 माइनस में 5 बटे 3, तो x का मान तो आ गया 2 यानी ये तो है 2 और कोमा माइनस में 5 बटे 3। तो बिंदु P के निर्देशांक तो हमने ज्ञात कर लिए। जैसा मैंने ये प्रोसेस बताया है उसी तरह सेम हम Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे। अब चेंज क्या होगा m1 m2 का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि Q है उसका जो अनुपात है 2:1 में विभाजित करता है Q बिंदु, तो इसके अनुपात है m1 की जगह 2 लिखना है, m2 की जगह 1 लिखना है, बाकी x1 y1 और x2 y2 यही रहेंगे, जो भी x y का मान आएगा वो इनकी जगह लिख दो तो इसका निर्देशांक आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में दिया गया इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हम दूरी का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और सरल करेंगे। अब देखिए जो अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें दो बिंदु दिए गए a और b, इनके निर्देशांक भी दिए गए हैं। इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ बिंदु हमें ज्ञात करना है, यानी कि समान दूरी पे स्थित जो बिंदु है वो हमें ज्ञात करना है। तो x अक्ष की लाइन है ये दिया गया x अक्ष के ऊपर, तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों से बराबर दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु P, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि x का मान। अब देखिए x अक्ष की लाइन पे x का मान x ही रहता है, यानी कि कोई निर्देशांक जो दिया गया है तो वो लिखेंगे, उस नहीं है तो x के लाइन के ऊपर यानी x अक्ष पे x की जगह x लिखेंगे और y का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए x की जगह तो हम x लिख देंगे और y का मान x अक्ष की लाइन पे क्या होगा 0 होगा। अब दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु जो है वो हमें ज्ञात करना है। समदूरस्थ बिंदु कौन सा है P, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर A और P इनके बीच की दूरी बराबर कर देंगे P और B के बीच की दूरी, क्यों? क्योंकि AP बराबर क्या हुआ PP, दोनों A और B से बिंदु P क्या है बराबर दूरी पे, तो ये दूरी क्या हुई बराबर हुई, तो हम क्या लिखेंगे AP बराबर PB, हम लिख देंगे AP बराबर में PB, ये लिख देंगे। अब AP दूरी और PP दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, तो दूरी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, चलिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने दूरी का फॉर्मूला लिख दिया है, ये तो हो गई हमारे पास में AP दूरी का और बराबर में PB, इन दूरी का फॉर्मूला हमें दोनों लिखे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा दोनों तरफ। हमें देखना है x2 x1 y2 y1 इसके मान लिखने हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही लिखना है। तो AP देखिए A से P तक, ये इसको हम x1 मान लेंगे, ये होगा y1 x2 y2 ये होता है। तो चलिए मैं मान रख देता हूँ। तो देखिए x2 का मान क्या होगा, इसको x1 मानना, तो ये x2 है x माइनस x1 कितना है 6 इसका स्क्वायर और प्लस y2 का मान यहाँ पर 0 है और माइनस y1 का मान 5 इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर
इसी तरह से इस साइड में लिख देंगे। अब हम x1 y1 इसको मानेंगे और x2 y2 इसको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो x2 कितना है माइनस में 4 और माइनस x1 का मान कितना है x है, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस y2 का मान ये है y2 यहाँ पर 5 और माइनस y1 का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर रखेंगे। दोनों तरफ सरल करेंगे, अंडर रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम सरल करेंगे पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस में 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 6 दूनी 12x और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा प्लस में, आप स्क्वायर करके देख लेना बराबर में। यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे, ये भी क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर की तरह सरल करेंगे, तो पहली संख्या का स्क्वायर होगा 16 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हो जाएंगे 8x और प्लस में ये 25 आएगा। तो देखिए ये 25 और ये 25 ये तो कट जाएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, बाकी जो भी रह गया माइनस में 12x है 12x और यहाँ पर 8x प्लस में इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 8x बराबर में, और इस साइड में हमारे पास में रह गया 16 और जो 36 है इसको इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 36 आ जाएगा। सरल करेंगे ये होगा माइनस में 20x बराबर में और ये भी कितना होगा माइनस में 20, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान 20/20 यानी कि क्या आएगा 1। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 1 और 0 की जगह 0 ही रहेगा, तो x का मान हमने निकाल लिया 1 आया, उसकी जगह 1 रखा और बाकी y का जो है वो 0 रहेगा। y का 0 क्यों है, क्योंकि ये x की लाइन है इसलिए y का मान 0 है। तो इस तरह से हम इसको सरल करेंगे। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, उसमें हमें दिया गया 3 नंबर का क्वेश्चन है sec स्क्वायर 65 cot स्क्वायर 25 माइनस 3 sin 30 cos 60। अब sin 30 का मान और cos 60 का मान तो सारणी में देख के लिख देंगे, 25 और 65 का मान सारणी में है नहीं, तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था 90 में से माइनस करके, तो उसी तरह से इसको हम सरल करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर sec स्क्वायर 65 है, अब इनमें से एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं करना। sec स्क्वायर 65 की जगह मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर 65 माइनस और ये हो गया cot स्क्वायर। अब देखिए 90 में से कितने माइनस करें तो 25 आएंगे, तो 65 ये माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सॉरी 65 आएंगे 65 ये आएगा, तभी हम 90 माइनस 65 करेंगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा। चलिए आगे वाले का मान जो है वो लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया 3 इंटू में sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, इनको ऐसा कैसे लिख देंगे। अब ये हो गया sec स्क्वायर 65 माइनस में, तो यहाँ पर देखिए cot 90 है माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 65, ये होगा माइनस में इनको सरल करेंगे 3/4, ये आएगा 3/4 ही आएगा क्योंकि ऊपर 3 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 है 3/4 आएगा। अब देखिए sec स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 65, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। थीटा की जगह सेम संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी 65 और यहाँ पर 65, तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस ये आ गया 3/4, सरल कर लेंगे एलसीएम लेके क्या आएगा 4 माइनस 3/4, तो बराबर में 1/4, तो 1/4 इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखिए इसमें अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, इसको सरल करके ये लेके आना है, इसको जब सरल करेंगे तो ये लेके आना है, तो इस तरह से हमें 2 बार इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, तो हम क्या करेंगे इसे ही सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, देखिए इसका सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका ये है कि अगर tan cot sec cosec इसमें दिया गया है तो हम सबसे पहले अगर हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए उसको sin और cos में चेंज कर दो। sin cos में चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि sin cos में चेंज करके अगर आप सरल करते हो तो काफी आसानी रहती है सरल करने में। तो हम क्या करेंगे इसे sin cos में चेंज करेंगे। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम sin/cos लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम tan को लिखेंगे sin a/cos a, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे माइनस। इसी तरह से tan b को हम क्या लिख सकते हैं sin b/cos b, तो ये होगा sin b/cos b। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। हमने कर लिया sin और cos में चेंज कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे इसका देखिए एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे,
इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा cos स्क्वायर a, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, गुणा cos स्क्वायर b। अब ये तो इससे कट गया, तो cos स्क्वायर b sin स्क्वायर a से गुणा होगा, तो क्या आएगा sin स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b, ये आ जाएगा। और माइनस cos जो b है ये cos b से ये तो कट जाएगा, और cos स्क्वायर a है ये गुणा होगा sin स्क्वायर b से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b, ये आ गया गुणा। अब देखिए ये जो हमें सिद्ध करना है इसके अंदर सिर्फ cos है, sin नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो sin है यहाँ पर भी sin है और यहाँ पर भी sin है, इन sin को हटाएंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे, फॉर्मूले से। तो इसमें एक फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हमें sin को चेंज करना है तो sin बराबर क्या लिख सकते हैं, तो sin को यहीं पर रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा बराबर cos को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी ये sin की जगह हम 1 माइनस cos थीटा ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर a है, इसका मतलब हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये लिख दिया, और आगे cos स्क्वायर b है उसको ऐसा वैसा लिखेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर भी हम ऐसा ही लिखेंगे, cos स्क्वायर a है इसको लिख दिया cos स्क्वायर a और डॉट यहाँ पर sin स्क्वायर b है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर b, और इसके बट्टे में ऐसा कैसा लिख देंगे cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b, ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर b जो इस ब्रैकेट से बाहर है उसको ब्रैकेट के साथ में गुणा कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको इस ब्रैकेट के साथ में गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा, 8 को इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b, और माइनस में ये इसके साथ में गुणा होगा तो 1 के साथ में इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, और इसके बट्टे में इसको वापस लिख देंगे तो ये आ गया cos स्क्वायर a गुणा cos स्क्वायर b, ये लिख देंगे। अब देखिए इसमें ये माइनस में है और ये इसके अंदर प्लस में है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर b रह गया माइनस cos स्क्वायर a रह गया, तो ये रह गया cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, और इसके बट्टे में cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, तो इसको cos स्क्वायर b पहले लिख देता हूँ गुणा cos स्क्वायर a बाद में लिख देते हैं, तो ये आ गया। तो देखिए यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b गुणा cos स्क्वायर a, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इससे हमें सिद्ध करना है ये, तो चलिए किस तरह से करते हैं देखें। अब देखिए इससे हमें ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर ऊपर साइन है और नीचे ये है, तो नीचे वाले को हमें चेंज नहीं करना, ऊपर cos है उसको साइन में लेके आना है। तो cos की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने साइन की जगह 1 माइनस cos लिखा था वैसे हम cos की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन लिख सकते हैं। चलिए तो इसकी जगह हम उसी फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं कि हमें साइन में क्या आना है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए ये चीज हम लिख देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा मान लीजिए इसे कि b है वो थीटा ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b आ जाएगा। तो चलिए इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और माइनस यहाँ पर cos स्क्वायर a है इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसके बट्टे में जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे cos स्क्वायर b गुणा cos स्क्वायर a। देखिए यहाँ पर एक चीज है कि अगर इसको ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना तो इससे जो बाहर के ना माइनस में, तो अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये चीज प्लस में होगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने सीधा ही लिख दिया, लेकिन इस चिन्ह को प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, सॉरी प्लस में है, और ये a जो है वो माइनस में है, तो पीछे क्या रह गया साइन स्क्वायर a, इसको पहले लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर a क्योंकि ये प्लस में है, और माइनस में साइन स्क्वायर b, और इसके बट्टे में ये लिख देंगे cos स्क्वायर a को पहले लिख देते हैं और cos स्क्वायर b इसको बाद में लिख देते हैं। तो ये चीज देखिए इससे हमने सिद्ध कर दी। तो इस तरह से आपको ये सिद्ध करना है। तो मैंने इसका अथवा वाला और इससे जो पहले 19 नंबर दिया गया तो दोनों आपको मैंने बता दिए। अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 दिया गया है जिसमें हमें माध्य ज्ञात करना है
और इसके एक अथवा में दिया गया है जिसके अंदर हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो माध्य वाला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा सा डिफरेंट है, माध्य का और जो बहुलक है उनमें जो सारणी दी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी इसमें हमें वर्ग अंतराल भी बनाना पड़ेगा, f का मान है यानी जो बारंबारता बोलते हैं वो भी हमें निकालनी पड़ेगी, इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी, अलग से सारणी बनानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर ना हमें वर्ग अंतराल दिया गया है और ना हमें बारंबारता दी गई है, तो दोनों को हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट है। तो चलिए सीख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम सारणी बनाते हैं और सरल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में एक सारणी दी गई है जिसमें माध्य ज्ञात करना है और प्रेक्षक दिया गया है और प्रेक्षणों की संख्या हमें दी गई है। अब जो प्रेक्षक दिए गए उसमें 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम इस तरह से दिए गए हैं, यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं है और यहाँ पर जो संख्या दी गई है ये बारंबारता नहीं है, ये हमें सिर्फ संख्या दी गई है प्रेक्षणों की संख्या। तो इससे हमें वर्ग बनाना पड़ेगा, एक सारणी अलग बनानी पड़ेगी जिसमें वर्ग अंतराल भी बनाना पड़ेगा और f का मान भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो x का मान भी निकालना पड़ेगा और fx का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंपल फॉर्मूले से इसको सरल करेंगे। तो इस फॉर्मूले में f का x का मान होना जरूरी है और सिग्मा fx का मतलब f का और x का fx है उसका जोड़ और सिग्मा f का मतलब f का योग, यानी कि इसका जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। वर्ग कैसे निकालेंगे, पहले तो इनमें देखिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इनमें सभी में अंतर जो है वो 5 का चल रहा है। तो 10 से कम का मतलब होगा हम 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अंतर इनमें 5 का है। तो हम क्या लिखेंगे 5 से 10 ये लिखेंगे। अब सभी में अंतर देते चलेंगे और लास्ट में 40 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 से 10 हो गया, उसके बाद में हम लिखेंगे कि 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25, 25 से लिखेंगे 30 और 30 से 35 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, क्योंकि ये 10 से कम हम कौन सी संख्या लेंगे, तो इसमें देखिए 10, 15, 20 5 का अंतर है तो हम 5 का अंतर लेते हुए चलें और लास्ट 40 से 40 तक ही लिखना है, वर्ग अंतराल बनाना है। f का मान क्या होगा, 5 और 10 के बीच में देखेंगे तो 5 और 10 के बीच में क्या है, संख्या कितनी है 0, ये आ गया 0। 10 और 15 के बीच में ये है 10, ये है 15, दोनों के बीच में क्या है 0 और 5, तो 5 में से 0 को माइनस कर दो, क्या आएगा 5 आएगा। 15 और 20 के बीच में देखेंगे, 15 के बीच में है 5 और 20 से कम क्या है 11, 15 से कम तो है 5 और 20 से कम है 11, तो 15 और 20 के बीच में देखेंगे तो 11 में से 5 को माइनस कर दो 6 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। 25 यहाँ पर देखिए 20 है, 20 माइनस 25 है, तो 20 और 25 इनके बीच में देखेंगे ये है 20 और ये है 25, 20 से कम कितने 11, 25 से कम 19, तो 19 माइनस 11 कर देंगे तो ये आ जाएंगे 8, ये 8 आ गया। उसी तरह से 25 और 30 के बीच में देखेंगे तो 31 माइनस 19 करेंगे, उसके बाद में 37 माइनस 31 करेंगे, 40 माइनस 37 करते हैं। तो ये जो मान है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12 आ जाएंगे और उसके बाद में आएगा 6 और 3, यहाँ पर 6 आएगा और 3 आएगा। तो किस तरह से निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। अब x का मान निकालना है, fx का मान निकालना है, सिग्मा fx यानी इसका जोड़ करना है सिग्मा fx का, और यहाँ पर यहाँ पर f जो है सिग्मा f यहाँ पर निकालना है। सिग्मा fx का जो भी मान आएगा, मान बता देता हूँ कितना आएगा इसका, 985 आएगा, यहाँ पर 985, और इसका जो मान आएगा वो आएगा 40। तो 985 में 40 का भाग देना है, पहले ही आपको निकालना पड़ेगा। x का मान कैसे निकालते हैं चलिए वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो वर्ग अंतराल है इनको हम जोड़ देंगे, 10 और 5 को जोड़ा कितना हुआ 15, 15 में 2 का भाग दे दो तो 7.5 यानी 7.5। इन दोनों को प्लस करेंगे 25 और 25 में हम भाग देंगे 2 का, भाग सभी में 2 का ही देना है, सभी को बारी बारी जोड़ेंगे और 2 का भाग देते जाएंगे, जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ पर लिख देंगे, आ जाएंगे 12.5 यानी 12.5। यहाँ पर 35 हो गया तो ये आ गया 17.5, यहाँ पर आ जाएगा 22.5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27.5 और यहाँ पर आएगा 32.5, यहाँ पर देखिए ये हो गया 32.5 और उसके बाद में आएगा 37.5 ये आएगा, तो ये आ गया 37.5। तो ये निकाल लिया हमने। अब fx निकालना है, अब इन दोनों को गुणा करते जाइए और आगे लिखते जाइए, उसके बाद में इनका योग और f का योग, तो 985 आएगा इसका और इसका 40 आएगा, आप भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा माध्य। तो मैंने आपको ये बता दिया है, थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने बताया है कि इनसे हम वर्ग और f का मान कैसे निकालेंगे। उसके बाद में मैंने बताया हुआ है कि x का मान कैसे निकालते हैं, माध्य को किस तरह से ज्ञात करते हैं।
चलिए इसके बाद में इसमें बहुलक का एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें भी कुछ इस तरह की सारणी ही दी गई है, उस सारणी से हम वर्ग अंतराल बनाएंगे और उसके बाद में f का जो मान है वो भी निकालेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये वर्ग कैसे बनाएंगे, f का मान कैसे बनाएंगे, उसके बाद में बहुलक ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया किस तरह से करते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, उसके सामने का वर्ग अंतराल देखते हैं, वो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसमें मैंने बहुलक कंप्लीट बता दिया है। तो ये हो गए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 तक, 17 से लेके 20 तक, जो कि पार्ट सी में दिए गए थे। तो आज की वीडियो में हम पार्ट सी में जो क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में सरल करेंगे, जितने थे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।